मई 2026। मतलब आज के हमारे स्रोतों में जो आंकड़े हैं ना, वो देखकर सच में हैरानी होती है। हाँ बिल्कुल। अगर आज कोई अपनी जेब से 100 रुपए का कड़क नोट निकाले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत $1 से भी कम रह गई है। आज का एकदम ताज़ा आंकड़ा है 96 रुपए 34 पैसे $1 के लिए। और ये आंकड़ा देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। सही कहा। अगर हम इस स्थिति की गंभीरता को समझना चाहें तो सिर्फ 2 साल पीछे मुड़कर देखना होगा। उस वक्त $1 की कीमत ना करीब 83 रुपए के आसपास हुआ करती थी। 83 रुपए, हाँ। तो केवल 24 महीनों के भीतर ही ये 13 रुपए का एक विशाल अंतर पैदा हो गया है। बाप रे, सिर्फ 2 साल में 13 रुपए। और देखिए, यहीं से आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन शुरू होता है। ये जो 13 रुपए का अतिरिक्त बोझ है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अर्थशास्त्रियों के कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित हो। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर हर उस इंसान पर पड़ रहा है जो पेट्रोल भराता है या नया फोन खरीदता है या यहाँ तक कि रोजमर्रा का राशन लेने जाता है। हाँ, आम आदमी की जेब पर सीधा असर है। तो आज के हमारे स्रोतों में कई दिलचस्प और सच कहूं तो कुछ हद तक चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। हमारा लक्ष्य आज इसी बात को डिकोड करना है कि आखिर भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से इतने निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया है। और इस पूरी चर्चा में ना हमारा जोर इस बात पर रहेगा कि हम भारी भरकम आर्थिक शब्दावली में बिल्कुल ना उलझें। हाँ, वो बहुत जरूरी है, आसान भाषा में समझना। एकदम। हम इन कारणों के पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वैश्विक घटनाओं का सीधा असर किसी देश की मुद्रा पर किस तरह पड़ता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। इन स्रोतों को खंगालते हुए मुझे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण मिला था मुद्रा के मूल्य को समझने के लिए। वो आम और सेब का जो बाजार वाला उदाहरण है। अरे हाँ, वो बार्टर सिस्टम वाला नजरिया। हाँ, वही। मान लीजिए आपके पास अल्फांसो आम है और आपको किसी अमेरिकी से सेब खरीदने हैं, तो आपको सेब के बदले अपने आम देने होंगे। बिल्कुल। यानी ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय बार्टर सिस्टम ही है। बस हमारे पास आम की जगह रुपया है और सेब की जगह डॉलर है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। देखिए, जब भारत मान लीजिए अमेरिका से या दुनिया में कहीं से भी तेल, दवाएं या फोन के पार्ट्स खरीदता है, तो भुगतान हमेशा डॉलर में होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो डॉलर ही चलता है। बिल्कुल। तो दुनिया की सबसे स्वीकार्य मुद्रा डॉलर है। अब हमें डॉलर खरीदने के लिए रुपए देने पड़ते हैं। अब अगर $1 खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपए देने पड़े, तो उसी को हम रुपए का कमजोर होना या गिरना कहते हैं। अच्छा, तो मतलब जब बाजार में डॉलर कम है और रुपए ज्यादा बेचे जा रहे हैं, तो अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम लागू हो जाता है। एकदम सही। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, उसकी कीमत गिर जाती है। और हर दिन, हर मिनट दुनिया भर के बाजारों में रुपए और डॉलर के बीच ये खींचतान चलती रहती है। अब जब हम ये बुनियादी नियम समझ गए हैं, तो जरा इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे स्रोतों के 1947 से लेकर 2026 तक के आंकड़े मौजूद हैं। हाँ, और वो एक बहुत ही स्पष्ट कहानी बयां करते हैं। सोचिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब $1 की कीमत महज $3.30 थी। सिर्फ $3.30। लेकिन उसके बाद के दशकों में ना कई बड़े बदलाव आए। जैसे 90 के दशक की शुरुआत में जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब यह आंकड़ा $17 तक पहुंच गया था। अच्छा। फिर 2000 और 2010 के दशक में हमने एक सापेक्ष स्थिरता देखी, जहां एक्सचेंज रेट लगभग 45 से $50 के बीच झूलता रहा। और फिर वो 2020 का कोविड काल आया। हाँ, जिसने वैश्विक सप्लाई चेन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और रुपया 73 के स्तर तक पहुंच गया। और अब हम 2026 में हैं। जनवरी 2026 में ये $89.86 पर था। और मई आते आते, मतलब सिर्फ 5 महीने में, ये $96.34 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। ये ऐतिहासिक क्रम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये सवाल अक्सर लोग सोचते होंगे। 1947 से लेकर अब तक लगभग 80 साल बीत चुके हैं। समय के साथ तो हर चीज में महंगाई बढ़ती ही है ना। बढ़ती है। तो क्या इतने लंबे समय में रुपए का धीरे धीरे गिरना एक सामान्य बात नहीं है? फिर इस बार मतलब 2026 में इतना हंगामा क्यों है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है।
देखिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रुपए का गिरना कोई नई या पूरी तरह से नकारात्मक बात नहीं है। अच्छा। हाँ, समस्या रुपए के गिरने में उतनी नहीं है जितनी उसके गिरने की गति में है। गति मतलब रफ्तार। बिल्कुल। अर्थशास्त्र में ना रफ्तार बहुत मायने रखती है। जनवरी 2026 से लेके मई 2026 के बीच जो हुआ है वो एक धीमा बदलाव नहीं था, ये एक अचानक आया झटका था। ओहो, मतलब सिर्फ 5 महीनों में इतनी बड़ी गिरावट? हाँ, और जब कोई मुद्रा इतनी तेजी से गिरती है तो पूरे व्यापारिक तंत्र में अनिश्चितता फैल जाती है। जो लोग बाहर से सामान मंगा रहे हैं यानी आयातक, उनको रातों रात समझ नहीं आता कि वे अपने माल की कीमत क्या तय करें। तो ये तेज अस्थिरता ही असली चिंता का विषय है। इससे ये तो साफ है कि ये अचानक आई गिरावट हवा में नहीं हुई है, इसके पीछे जरूर कुछ ठोस कारण रहे होंगे। बिल्कुल। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से इसके 4 मुख्य कारण बताते हैं जो आपस में एक चेन रिएक्शन की तरह जुड़े हुए हैं। तो पहला कारण क्या है? पहला और सबसे बड़ा कारण है तेल और वैश्विक तनाव। 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच जो भू राजनीतिक तनाव हुआ उसने वैश्विक तेल आपूर्ति को सीधे खतरे में डाल दिया। वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया भर का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। तो मतलब इस तनाव के कारण वो रास्ता ब्लॉक हो गया, है ना? हाँ, और इस रुकावट का सीधा नतीजा ये हुआ कि जो कच्चा तेल $80 प्रति बैरल बिक रहा था वो उछलकर $160 प्रति बैरल तक पहुंच गया। बाप रे, तो मतलब दुनिया के एक कोने में हुई लड़ाई के कारण भारत को तेल के लिए अचानक बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़े। बिल्कुल, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है और यहीं से हमारा चौथा कारण भी जुड़ जाता है जिसे हम व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे कि ये ट्रेड डेफिसिट असल में क्या है? देखिए, भारत तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें भारी मात्रा में बाहर से मंगाता है यानी आयात करता है, लेकिन हम बाहर बेचते कम हैं यानी निर्यात कम है। तो हम खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। हाँ, तो जब तेल $160 पर पहुंचा तो भारत का आयात बिल आसमान छूने लगा। देश से अचानक बहुत सारे डॉलर बाहर जाने लगे, जिससे डॉलर की मांग बढ़ गई और रुपए की अहमियत कम हो गई। ये तो हो गया पहला और चौथा कारण, लेकिन स्रोतों में निवेशकों के बारे में भी कुछ बहुत अहम बातें बताई गई हैं। हाँ, ये दूसरा बड़ा कारण है, विदेशी संस्थागत निवेशकों का बाहर जाना। जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव होता है ना, तो वैश्विक निवेशक डर जाते हैं, वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। बिल्कुल, इसे फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। जोखिम के डर से निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार से अपना पैसा तेजी से निकाला। स्रोतों के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। जनवरी से मई 2026 के बीच 2,17,000 करोड़ रुपए भारत से बाहर चले गए। 2,17,000 करोड़। सोचिए, जब इतना सारा पैसा डॉलर में बदलकर देश से बाहर जाएगा तो डॉलर की भारी कमी हो जाएगी ना बाजार में। हाँ, ये तो एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म हो गया। एक तरफ महंगे तेल के लिए डॉलर चाहिए और दूसरी तरफ निवेशक अपने डॉलर लेकर भाग रहे हैं। और इसी बीच तीसरा सबसे बड़ा कारक सामने आया, अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व। अरे हाँ, स्रोत में इस बात का खास जिक्र है कि अमेरिका ने अपनी ब्याज दरें काफी ऊंची रखी हुई हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने से हमारे रुपए पर क्यों असर पड़ता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बहुत सीधा सा गणित है। अमेरिकी सरकार के जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। अच्छा। अब जब अमेरिका में सुरक्षित बॉन्ड्स पर भारी ब्याज मिल रहा है और दूसरी तरफ दुनिया भर में युद्ध और शेयर बाजार गिरने का डर है, तो निवेशक क्या करेगा? जाहिर है वो अपना पैसा अमेरिका में ही लगाना चाहेगा। बिल्कुल, वो भारत से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाएगा। अमेरिका में पैसा डालने के लिए उसे डॉलर चाहिए। इससे पूरी दुनिया में डॉलर की मांग चरम पर पहुंच गई। ओह, तो मतलब डॉलर दुनिया का बॉस बन गया। एकदम सही। और ये सिर्फ रुपए के साथ नहीं हो रहा है। जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो सब डॉलर के सामने पस्त हो गए। तो इस सब का असल मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? क्योंकि वैश्विक अर्थशास्त्र की इन बड़ी बड़ी बातों से एक आम घर की रसोई और बजट पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। असर बहुत गहरा और सीधा है। सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल को देखिए। मई 2026 में ही इनकी कीमत $3 प्रति लीटर महंगी हो गई। और डीजल महंगा होने का मतलब सिर्फ गाड़ियां चलाना महंगा होना नहीं है, ट्रकों का किराया भी तो बढ़ता है ना। बिल्कुल, और जब ट्रक का किराया बढ़ता है तो कश्मीर से आने वाला सेब हो या महाराष्ट्र का प्याज, हर सब्जी और राशन महंगा हो जाता है। महंगाई तो हर किसी को चुभती है
और मैंने स्रोतों में शिक्षा को लेकर भी एक बहुत चिंताजनक आंकड़ा देखा था। हाँ, जो लोग बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं, जो कोर्स पहले 30 लाख रुपए का था, वो डॉलर के 96 तक पहुंचने के कारण अब 35 लाख का पड़ रहा है। सीधे सीधे 5 लाख का अतिरिक्त बोझ। ये बहुत बड़ी मार है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन, टीवी, लैपटॉप और यहाँ तक कि दवाओं का कच्चा माल जो बाहर से आता है, सब महंगा हो गया है। लेकिन स्रोत में से मैंने एक बहुत दिलचस्प पहलू भी निकाला है। इस पूरी स्थिति में सब नुकसान में नहीं है ना? हाँ? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीत रहे हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था में हमेशा ऐसा होता है। एक तरफ का नुकसान दूसरी तरफ का फायदा बन जाता है। भारत का आईटी सेक्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां। बिल्कुल, ये कंपनियां अपनी सेवाएं अमेरिका और यूरोप में देती हैं और कमाई डॉलर में करती हैं। तो सोचिए, पहले उन्हें 1 लाख डॉलर के बदले 83 लाख रुपए मिलते थे। अब उसी 1 लाख डॉलर के 96 लाख रुपए मिल रहे हैं, बिना कुछ अतिरिक्त किए। क्या बात है। और किसानों और निर्यातकों का सामान भी तो विदेशियों को सस्ता मिल रहा है ना अब। हाँ, उनके लिए भी ये एक अच्छा अवसर है और एक बहुत बड़ा फायदा एनआरआई परिवारों को हो रहा है। जो लोग बाहर काम करते हैं और घर पैसा भेजते हैं। हाँ, जो लोग पहले $100 भेजते थे, उनके परिवार को 8300 रुपए मिलते थे। अब उन्हें 9634 रुपए मिल रहे हैं। ये एक बड़ा उछाल है उनके लिए।